हेलो एवरीवन। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने तीन वीडियोस कर रखे हैं। तो उसमें हमने इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ा, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं ये पढ़ा, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कितने लोगों ने दिया था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है ना। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी से। इस चैप्टर में एक वीडियो और रहेगा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, तो ये पहले हम लोग कवर करते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि हम लोग स्कार्सिटी के वजह से इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। तो because of scarcity, every society has to decide how to allocate the scarce resources. Allocation का मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको, जो भी हमारे पास नीड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम एलोकेट करते हैं, ठीक है, कि जो मैक्सिमम वांट सोसाइटी का फुलफिल हो सके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है तो, और आपके पास जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करते हो कि कौन सा जरूरी है, कौन सा अभी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अब इसमें, अब जैसे जो भी हमारे पास काम था, अब ये 1000 में हम प्रायोरिटाइज कर देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिया था इसमें एग्जांपल्स की बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो बुक्स हम लोग परचेज कर लेंगे। तो अब यही है कि हम ये जो स्कार्स रिसोर्सेज है इसको कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं कि जो मैक्सिमम वांट्स है वो फुलफिल हो सके। सभी वांट्स को फुलफिल कर पाना नामुमकिन है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो सके। तो उसी तरह से हर एक इकोनॉमी के पास ये सवाल आते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स बिकॉज these are the most basic of the economy and all other problems revolve around them। यानी जितने भी तरह के इकोनॉमी हो गए, ये हर एक इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स आता ही आता है। ये कौन से प्रॉब्लम है, तो तीन प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कहा गया है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके बारे में अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है, दीज प्रॉब्लम्स आर नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये बेसिक प्रॉब्लम्स है हर एक इकोनॉमी का, ठीक है। हर एक इकोनॉमी में ये बेसिक प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। और सॉरी, और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो एलोकेशन के बारे में भी हमने देखा कि एलोकेशन किसे कहते हैं। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ assigning the scarce resources in such a manner so that maximum wants of the society are fulfilled। तो यही हमने कहा कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं कि ताकि जो मैक्सिमम वांट्स है सोसाइटी का वो फुलफिल हो सके। अब इसमें तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में तीन तरह का होता था इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों इकोनॉमी में ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है वो तो आएंगे ही आएंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये जो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसको कौन सॉल्व करता है, तो उसको इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं। और सोशलिस्ट में ये तीनों प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, तो गवर्नमेंट सॉल्व करता है। और मिक्स्ड में दोनों मिलके ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ऐसे तो सीधा सीधा हमें लग रहा है कि क्या प्रोडक्शन करना है ना, किस चीजों का प्रोडक्शन करना है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। यानी इसमें दो चीजें आ गई कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट में दो चीजें आ गई, एक क्या प्रोडक्शन करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है ना, ये दो चीजें इसमें आ गई। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स।
हर तरह का गुड्स हर एक इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स। मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज यूजली मीन्स लेस ऑफ अदर। अगर हम एक का प्रोडक्शन अगर ज्यादा करेंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा स्कार्सिटी के वजह से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है, आपको क्या करना है, 2 फल खरीदने। ठीक है, अगर आपको एप्पल और गुआवा परचेस करने हैं, अगर आप एप्पल ज्यादा परचेस करोगे तो गुआवा कम हो जाएगा, गुआवा ज्यादा परचेस करोगे तो एप्पल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। उसी तरह से यहाँ पे भी हर एक इकोनॉमी के पास ये सवाल आता है कि क्या प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, हमें कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस किसे कहते हैं? हाउ का मतलब हो गया कि कैसे प्रोडक्शन करना है। तो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का 2 टेक्निक होता है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नाउ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हो गया यूज ऑफ मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया मशीन्स वगैरह, है ना, मशीन्स हो गया और भी अदर रिसोर्सेज हो गए। लेबर का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, जो वर्कर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात हो रहा है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई चीजों का प्रोडक्शन करते हैं तो ज्यादा लेबर का इस्तेमाल हो और कम कैपिटल का इस्तेमाल हो। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जस्ट इसका ऑपोजिट है कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का यूज हो और कम से कम लेबर का यूज हो। तो अब आप यहाँ पे बताओ कि इंडिया को कौन सा टेक्निक का यूज करना चाहिए। तो इंडिया को अधिकतर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। व्हाई? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछा भी जाता है ये कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी का बात करो तो इंडियन इकोनॉमी को कौन सा जो टेक्निक है प्रोडक्शन का वो यूज करना चाहिए। तो मोर ओवर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कैपिटल इंटेंसिव को छोड़ ही देना चाहिए, लेबर इंटेंसिव का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्निक का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा फायदा होगा इकोनॉमी को। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब कि जब भी हम प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करें, कम से कम कैपिटल का इस्तेमाल करें, है ना, कि ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल और लेस लेबर का यूटिलाइजेशन हो, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे अमेरिका वगैरह करती है ना। बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, रोबोट्स भी आज के डेट में आ गए हैं, आज के डेट में तो उससे भी इनहेंस आ गया है, एआई के साथ रोबोट्स आ गए हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आ गए हैं। सो कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल वहां ज्यादा हो रहा है और लेबर का इस्तेमाल कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नाउ अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो इसमें हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या प्रॉब्लम है? तो सीधा सीधा लग रहा है कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, है ना, कि हमें सिलेक्ट करना है कि कौन अल्टीमेटली जो गुड्स जो है उसको कंज्यूम करने वाला है। सो कौन उसको कंज्यूम करने वाला है, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स और फॉर मोर पुअर और एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर, है ना। यहाँ पे रिच के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना है या पुअर के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना है ना, ये हमें सोचना पड़ेगा इसमें। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, अब कोई भी कंपनी है तो उसे ये डिसाइड करना होगा कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं कि अगर हम मोबाइल फोन बना रहे हैं तो मोबाइल फोन हम किसके लिए बना रहे हैं, रिच कैटेगरी, मिडिल मैन के लिए हम बना रहे हैं, यानी कि हम मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये उस कंपनी को सोचना पड़ेगा। अगर वो सोचेगा कि रिच के लिए अगर बनाना है तो ऑब्वियसली उसमें उसका जो प्राइसेस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें रिसोर्सेज अलग तरह के लगेंगे। ठीक है, फिर यूज में वहां पे डिफरेंशिएशन होगा। तो हर एक कंपनी को जैसे सोचना होता है वैसे ही इकोनॉमी को भी सोचना होता है कि हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो किसके लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी से ये प्रॉब्लम हमारा जुड़ा हुआ है। हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स। कौन कौन सा यहाँ पे दो हेड है? तो सबसे पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। कि जो नेशनल इनकम है इकोनॉमी का वो अलग अलग जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है उसमें कैसे कैसे बटा हुआ है, इसी से प्रॉब्लम एक जुड़ा हुआ है। दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। तो जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो ये सभी कौन कौन से टोटल नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं। अब देखो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी तो हो गया। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वीडियो से कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं इसका हाईलाइट दे दूंगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। सीधा सीधा यहाँ पे आप मतलब समझ लो कि दूसरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो छूट चुका है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब तो एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है और भी एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लूंगा। तो सपोज यू हैव 25,000 and you want to purchase one LCD and a laptop. With 25,000 only in hand, you cannot have both. You can either buy LCD or laptop. If you decide to purchase laptop, then opportunity cost of choosing the laptop is the cost of foregone satisfaction from LCD TV. है ना, जैसे 25,000 में आपके पास दो ऑप्शंस है कि LCD टीवी और लैपटॉप परचेस करना। अगर आप लैपटॉप परचेस करते हो तो आपको LCD छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 25,000 रुपीज ही है। तो जब आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो जो छूट गया, जो दूसरा बेस्ट आपके पास ऑप्शन था जो छूट रहा है, LCD टीवी का जो प्राइस है वो क्या हो गया? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 3 ऑप्शन है जॉब का, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है जॉब का। एक में आपको 50,000 मिल रहे हैं, ठीक है, 50,000 मिल रहे हैं। दूसरे में आपको 45,000 मिलने वाले हैं और तीसरे में आपके पास है 30,000, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो, है ना, 50,000 वाला फर्स्ट ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो ये दोनों जो हो गया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मेनली आपका ये हो गया 45,000 वाला जो हुआ ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है आपके पास, दैट इज फोरगॉन। तो ये 45,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया इसका, ठीक है। यानी फर्स्ट जॉब आप जो आप कर रहे हो, है ना, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? 45,000 वाला। और अगर आपने 45,000 आपने चूज किया और उसका बेस्ट ऑप्शन जो था वो 30,000 था, तो 45,000 का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा वो 30,000 हो जाएगा, ठीक है। दिस एग्जांपल्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंडीशन। As our resources are limited, we are always forced to make choices between alternate commodities. ये तो हम शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसके वजह से हमें चूज करना पड़ता है अलग अलग कॉमोडिटीज में। कुछ और यहाँ पे सवाल है जो और भी अच्छे से आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में समझ में आएगा, है ना, वो कुछ समय में आपका आ जाएगा आपके सामने। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा उसी से रिलेट भी करता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द number of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. In case of PPF, MOC is always increasing. ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे अभी हम लोग देखेंगे जब PPC या PPF पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नंबर ऑफ कॉमोडिटीज सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी, ठीक है। अब इसमें इसको हम लोग और अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे इतना समझ लो कि आपके पास अगर 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है और 2 रुपए का आप यहाँ पे चॉकलेट परचेस करते हो, ठीक है,
और 2 रुपए का अगर आप यहाँ पे 3 चॉकलेट परचेज करते हो तो ये कितना हो गया 6 रुपीज, ठीक है। और 1 रुपए का आप 4 चॉकलेट परचेज करते हो, दोनों अलग अलग तरह का चॉकलेट है, ये हो गया टोटल 10, ठीक है। अगर आपको ये वाला चॉकलेट अगर चाहिए होगा, है ना, ये अगर जो 2 रुपए वाले चॉकलेट आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको कितना ये दूसरा वाला सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बताओ। 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी ये जो एडिशनल यूनिट अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अगर 4 चाहिए, है ना, 3 से अगर आपको 4 बढ़ाने हैं, ठीक है, तो अगर आपको 4 बढ़ाने हैं तो यहाँ 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। 10 ही रुपए हैं आपके पास, आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हो, आई थिंक कि अभी मैंने एग्जाम्पल रखा क्या कि आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, सॉरी आपके पास 10 रुपीज हैं और 10 रुपीज में आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। चलो हम लोग यहाँ पे पेन और चॉकलेट का रखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2 रुपए का एक पेन है, सपोज करते हैं 2 रुपए का एक पेन है, ठीक है, तो ये आपने 3 ले रखा है, ये कितना हो गया 6। और चॉकलेट आप ले रहे हो 1 रुपए का है और आपने 4 ले रखा, ये हो गया टोटल 10। अगर आप एक एक्स्ट्रा पेन अगर लेना चाहते हो तो कितना चॉकलेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 2 चॉकलेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि पेन 2 रुपए का है, ठीक है। तो अगर आप इसको बढ़ाओगे, एक यूनिट से आपको बढ़ाना है, 3 से अगर आपको 4 करने हैं तो यहाँ पे आपको फिर 2 करना पड़ेगा, यानी 2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमोडिटी सेक्रीफाइस्ड, यहाँ नंबर है, ध्यान से देखना है ना, कि एग्जैक्ट आपने कितना नंबर सेक्रीफाइस किया, 2 सेक्रीफाइस किया एक गेन करने के लिए, तो वो हो गया उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी, ये क्या है, MRT is the ratio of number of units of commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। अब यहाँ पे ये नंबर था कि कितना आपने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे रेशियो हो गया, दोनों चीजें एक ही हैं, बट यहाँ पे रेशियो हो गया, वहां पे नंबर हो गया। तो यूनिट सेक्रीफाइस, यहाँ पे 2 आपने सेक्रीफाइस किया एक गेन करने के लिए, तो ये हो गया MRT, इसका क्या हो गया 2 हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 हो गया, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको हम लोग डिटेल में जब पीपीसी पढ़ेंगे और वहां पूरा का पूरा टेबल के साथ हम लोग इसको देखेंगे, तो ये आपको होप सो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो मैं छोटा ही रख रहा हूँ इसी के वजह से कि आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सको, है ना। एक ही बार लंबा टॉपिक हो जाता है तो बहुत स्टूडेंट्स को बल्कि लगने लगता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में बनाओ। आप लोग भी सजेस्ट करना कि आपको एक ही में चाहिए ज्यादा कंटेंट, या आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना सकूं, एक ये सपोर्ट कर देना आप लोग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।